कहानी की शुरुआत में हम 5 छोटे बच्चों को देखते हैं जो कि एक वेलफेयर सेंटर से भाग रहे होते हैं। जब वो लोग एक ब्रिज पे पहुंचते हैं तो उनमें से एक बच्चा जिसका नाम युंजे था वो नीचे गिर जाता है और बाकियों में से एक उसे लेने नीचे जाना चाहता है, पर वो लोग उसकी बात ना सुनकर डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। वो बच्चा युंजे के पास जाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पर एक आदमी जंगली कुत्तों के साथ आता है। उसके हाथ में एक फ्लैश लाइट होती है। वो बच्चा युंजे के साथ छिप जाता है और अपने और उसके मुंह पर मिट्टी लगा लेता है ताकि कुत्तों तक उनकी गंध ना पहुंच सके। कुत्ते उन तक नहीं पहुंच पाते और वो दोनों बच जाते हैं। अब बाकी 3 बच्चों में से 2 बच्चे तो वहां से निकल जाते हैं, पर एक बच्चा एनिमल ट्रैप में फंस जाता है। और वो दोनों बच्चे जब रोड पे पहुंचते हैं तो उनमें से एक बच्चा सामने से आ रही गाड़ी के सामने खड़ा होकर मदद मांगता है, पर वो गाड़ी उसे कुचल देती है क्योंकि उस गाड़ी में उसी आदमी के लोग थे जिसे हमने अभी फ्लैश लाइट के साथ देखा था। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहां पर तेज बारिश हो रही है। उस सुनसान सड़क पर एक लड़की छाता पकड़े हुए अपने घर जा रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। यह देखने के लिए वो पीछे की ओर मुड़ी, पर वहां पे कोई नहीं था। तभी हम एक काले कपड़े पहने हुए शख्स को देखते हैं जो उसे देखकर छुप गया था। वो लड़की अपना फ़ोन निकालती है और अपने डैड को कॉल करने लगती है। तभी वो शख्स उसके पीछे आ जाता है और वो वहाँ से भागने लगी। वो शख्स उसके बाल खींचता है और उस लड़की को पकड़ लेता है। जब उसने अपनी आंखें खोली तब वो एक गोडाउन में थी। वो चारों ओर देखने लगी, पर वो अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो वहाँ तक कैसे पहुँची। तभी उसने एक परछाई को अपने पास आते देखा। वह डर के मारे मदद मांगती है, पर इस सुनसान जगह पर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। इसके बाद वही शख्स उसकी डेड बॉडी को डंप कर रहा होता है। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी की तैयारी में लगा है। तभी उसके फ़ोन पर उसकी बेटी का मैसेज आता है कि वो आज रात को लेट आएगी। हालांकि इससे पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया। ये मैसेज पढ़कर वो हैरान हो जाता है और अपनी बेटी को कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर वह फ़ोन नहीं उठाती। बाहर अभी भी तेज़ बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश में उसकी बेटी कहाँ चली गई ये सोचकर वह आदमी परेशान हो उठता है और पुलिस को कॉल करता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि पुलिस को एक लड़की की डेड बॉडी मिली है और यहाँ हम देखते हैं सुंगजुन को, जो इस कहानी का मेल लीड है और एक पुलिस ऑफिसर है। वो उस लड़की की बॉडी को देखकर चौंक जाता है क्योंकि लड़की के चेहरे पर अजीब से घाव बने हुए थे। सुंगजुन और उसके साथी ये देखकर हैरान है कि इस लड़की के चेहरे पर यह अजीब से घाव बनाने वाला कौन हो सकता है। इसके बाद उस लड़की के बारे में उन्हें पता चलता है कि वह लड़की फर्स्ट ईयर कॉलेज की स्टूडेंट जियोन है, जो कि हाल ही में 20 साल की हुई थी। इस जानकारी से उन्हें यह भी पता चलता है कि ये उसी घर की लड़की है जिन्होंने कल रात पुलिस में अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट की थी। इसके बाद सुंगजुन उस बॉडी पर लगे घाव को जांचने के लिए फोरेंसिक लैब में जाता है, जहां पर उसे बॉडी के घाव देखकर पता चलता है कि जिस शख्स ने लड़की पर हमला किया वो बहुत ही अच्छे से चाकू चलाना जानता है। अचानक सुंगजुन ने टेबल पर रखा एक चाकू उठाकर फोरेंसिक लैब वाली फीमेल डॉक्टर के गले पर रख दिया। सुंगजुन उस डॉक्टर को ऐसी नज़र से देख रहा था मानो वो उसे खा जाएगा। दरअसल वो कातिल की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी ऐसी हरकतें देखकर वो डॉक्टर उसे पागल समझती है। फोरेंसिक लैब से निकलने के बाद सुंगजुन एक खंडर सी जगह पर पहुंचता है। वहां पर उसे टूटे हुए कैमरे के अलावा कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक वो एक डिलीवरी बॉय को देखता है जो बाइक लेके वहां से गुजर रहा था। वो उसके पास पहुंचता है और उसे उस लड़की की तस्वीर दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुमने इस लड़की को देखा है। वो शख्स मना कर देता है। उससे बात करते समय सुंगजुन ने नोटिस किया कि उस आदमी के हेलमेट पर एक डैश कैमरा लगा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुंगजुन उस लड़की की खास दोस्त से पूछताछ करने के लिए उससे मिलने जाता है। उससे बात करके उसे पता चलता है कि उस दिन वो दोनों एक बार में बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे, तो वहां पर एक लड़का आकर जियोन के साथ बदतमीजी करने लगा था। उस लड़के ने उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने की कोशिश भी की थी। इसके बाद सुंगजुन उसी क्लब में उस लड़के को ढूंढने के लिए जाता है। वो देखता है कि वो लड़का एक दूसरी लड़की के साथ भी वैसे ही बदतमीजी कर रहा होता है। ये देखकर सुंगजुन से सहन नहीं होता और वो उसे मारने लगता है। फिर वो उसको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आता है।
सुंगजुन उसे जियोन की फोटो दिखाते हुए उसके बारे में पूछता है, लेकिन उस लड़के ने इस बात से इनकार कर दिया। वो कहता है कि उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो एक ही लड़की के पीछे पड़ जाए। इसके बाद वो लड़का कहता है कि उसके पिता एक अमीर आदमी हैं और उसके अंकल भी एक बड़ी कंपनी में लॉयर का काम करते हैं, और अगर सुंगजुन ने उसे कोई भी नुकसान पहुंचाया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी ये बातें सुनकर सुंगजुन को गुस्सा आ जाता है। वो उस लड़के को कहता है कि तुम्हारे पिता अगर अमीर हैं तो मेरे पिता भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और मेरा भाई भी एक जज है। यहाँ हम देखते हैं कि उस लड़के को बेल मिल गई है। सुंगजुन वहाँ से चला जाता है। कैमरा चेक करने पर एक इंसान का पता चला जिसका नाम है मैनचुन, जो जियोन के पिता की कंपनी में काम करता था। सुंगजुन उसे ढूंढने अकेले कंपनी में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सभी लोग अच्छी तरह से चाकू चलाना जानते हैं। सुंगजुन उन्हें अपना कार्ड दिखाते हुए मैनचुन के बारे में पूछता है। वो सभी लोग सुंगजुन को अजीब तरीके से देख रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी मैनचुन को कॉल करके बताना चाह रहा था। तभी सुंगजुन की नज़र उस पर पड़ी। उससे बात करने पर सुंगजुन को मैनचुन का पता मिल गया। वह तुरंत उसके घर गया और उसे चारों ओर ढूंढने लगा। अचानक मैनचुन पीछे से आता है और सुंगजुन पर हमला करता है। सुंगजुन ने मैनचुन को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्टेशन ले आया, और हम देखते हैं कि ये सब घटनाक्रम जियोन के पिता देख रहे हैं। आगे मैनचुन ने ज्यूरी ट्रायल के लिए अप्लाई किया। हम देखते हैं कि इस केस का चीफ जज सुंगजुन का भाई है, जिसका नाम सुंगहून है। ट्रायल के वक्त मैनचुन दावा करता है कि उसने किसी को नहीं मारा। उसने लड़की के गले पर चाकू सिर्फ इसलिए रखा था ताकि वह उसके बाप से अपनी सैलरी के पैसे निकलवा सके। उस समय वहां से एक काले रंग की कार गुजरी थी और लड़की ने उस कार को रोका और उसमें जाकर बैठ गई थी। मैनचुन का कहना है कि कार स्टार्ट होते समय उसने ड्राइवर का चेहरा देख लिया था, जो कि सुंगजुन का था। मैनचुन को देखकर ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। आगे सुंगजुन को पूछताछ के लिए बुलाया गया। सबसे पहले सुंगजुन ने उस डैश कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखाई जो उस डिलीवरी बॉय के हेलमेट पर लगा हुआ था। रिकॉर्डिंग को देखकर साफ पता चलता है कि मैनचुन उस लड़की को धमका रहा है। आगे उन्हें मैनचुन के चाकू पर जियोन के खून के धब्बे भी मिले। सुंगजुन यहाँ एक और लड़की की पिक्चर्स भी दिखाता है जिसके मुंह पर ऐसे ही निशान थे जैसे पुलिस को डेड बॉडी से मिले थे, लेकिन मैनचुन ने इसमें भी अपना हाथ होने से इनकार कर दिया। आखिर जज ने अपना फैसला सुनाया और मैनचुन को दोषी घोषित किया। जज का फैसला सुनकर मैनचुन को गुस्सा आ गया कि कोई उसके बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा। उसने गुस्से में एक पेन उठाया और उसके बगल वाले लॉयर पर हमला कर दिया और बाद में वह सुंगहून की ओर बढ़ गया। तभी सुंगजुन तुरंत उसे पीछे से पकड़ लेता है। तभी मैनचुन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग आज का दिन याद रखना, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आगे मैनचुन को जब जेल ले जाया जा रहा था तब उसने अपने हाथ में से एक कागज खोला। उसी वक्त एक बाइक ने पुलिस की गाड़ी को ओवरटेक किया, जिससे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में मैनचुन बच गया और गाड़ी से निकलकर भागा। अगले दिन पुलिस को जंगल में एक और डेड बॉडी मिली और उस डेड बॉडी को भी ठीक उसी तरह मारा गया था जैसे जियोन को मारा था। यह लड़की ज्यूरी की टीम की एक मेंबर थी। हम देखते हैं कि एक रात पहले वो लड़की युनकी के साथ टैक्सी में बातें करते हुए कहीं जा रही थी और ड्राइवर उन्हें कार के मिरर में से लगातार देख रहा था। अचानक एक बाइक उनकी कार के सामने आती है और ड्राइवर तुरंत ब्रेक दबा देता है। उस ड्राइवर को गुस्सा आया। उसने कार की स्पीड बढ़ाकर उसका पीछा किया और उस बाइक वाले पर वो चिल्लाने लगा और मन ही मन गुस्से में बड़बड़ा रहा था। यह देखकर कार में बैठी दोनों लड़कियां डर गई। उनको इस तरह देखकर ड्राइवर ने खुद को कंट्रोल किया और कहने लगा कि यह बहुत ही खतरनाक हो सकता था, इसलिए मैं उसे केवल वार्न कर रहा था। जैसे ही वो चुप हुआ, उसके एक्सप्रेशंस एकदम से वियर्ड हो गए। वो दोनों लड़कियां आपस में धीरे से ये बात कर रही थी कि ड्राइवर उन दोनों को लगातार घूर रहा था। इसके बाद सीन फिर से वहीं पर शिफ्ट होता है जहां जंगल में लड़की की डेड बॉडी मिली थी। उसके चेहरे को बेरहमी से मारा गया था। बॉडी पर भी कई चोटें थी और यहाँ तक कि उसके नकली नाखून भी निकल गए थे। फोरेंसिक एग्जामिनेशन के दौरान पता चला कि यह पहले वाले केस से काफी मिलता जुलता है। फर्क बस इतना ही था कि मरने से पहले इसे बेरहमी से पीटा गया था। सुंगजुन को तुरंत मैनचुन के बारे में याद आया, क्योंकि अदालत में मैनचुन ने सबको धमकी दी थी, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। सुंगजुन जाके गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है और उससे बहस करने लगता है। आगे सुंगजुन ने उन सभी लोगों की जांच की जो उस रात एक साथ खाना खाने के लिए बाहर गए थे। उन लोगों ने बताया कि युनकी और हेजिन टैक्सी में बैठकर चली गई थी।
तभी युन की बीच रास्ते में ही गाड़ी से उतर गई थी और ड्राइवर इकलौता ऐसा आदमी था जिसके साथ हेजिन थी। उस ड्राइवर के बारे में पता चलने के बाद सुंगजुन उससे पूछताछ के लिए पहुंच जाता है। वो उसकी कार की चेकिंग करता है। सुंगजुन को गाड़ी की डिक्की में एक रेनकोट मिलता है और वो ड्राइवर से उसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि आजकल कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए मुझे लाना पड़ता है। तभी सुंगजुन के कुलीग को पता चलता है कि कार में ट्रिप रिकॉर्डिंग डिवाइस कहीं पर भी नहीं है। इस पर ड्राइवर कहता है कि वो चोरी हो गया था। गाड़ी की डिक्की बंद करते समय सुंगजुन ने ड्राइवर के हाथ पर बने टैटू को नोटिस किया और ड्राइवर से पूछने पर वो कहता है कि ये मैंने अपनी यंग एज में शौकिया बनवाया था। कोई सबूत ना मिलने की वजह से सुंगजुन ने ड्राइवर को जाने दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुंगजुन की कार से सामान निकाल रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक कान की बाली मिलती है जो बिल्कुल उस मरी हुई लड़की की बाली जैसी थी। सुंगजुन ने घर पहुंचकर चुपचाप सुंगजुन के कमरे का दरवाज़ा खोला। जून सो रहा था लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया वो जाग गया। यहाँ पर हम उसका एक भयानक रूप देखते हैं जो पहले कभी नहीं देखा हो। इसके बाद हम उसके हाथ में एक पिंक कलर का नकली नाखून देखते हैं जो कि ठीक वैसा ही था जैसे नाखून उस डेड बॉडी से गायब थे। जैसे कि मैनचुन ने कहा था कि सुंगजुन ने ही लड़की को मारा है। क्या सच में इसके पीछे सुंगजुन का हाथ है? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। दूसरी तरफ चीफ ने अपनी प्यारी सी बेटी को खो दिया था। वह बहुत ही दुखी था पर उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके मरने के बाद उसकी बेटी के नंबर से मैसेज आएंगे। उसने उस मैसेज को खोला तो उसे अपनी बेटी का एक वीडियो मिला जो उस कातिल ने रिकॉर्ड किया था। हेजिन बहुत डरी हुई थी और उस कातिल से बार बार गिड़गिड़ाकर खुद को छोड़ने को कह रही थी, पर उस कातिल को उस पर तरस नहीं आया और उसने उसकी बेटी के सिर को एक प्लास्टिक बैग से ढक दिया। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और हॉल की तरफ चला आया। उसने देखा कि सुंगजुन एक बच्चे को हथकड़ी खोलना सिखा रहा है, लेकिन तभी वह सुंगजुन के गले का लॉकेट देखता है और उसे याद आता है कि 20 साल पहले क्या हुआ था। उस समय वह वेलफेयर सेंटर का डायरेक्टर था। तभी वहाँ पर एक भाई बहन को लाया गया था जिसमें बड़ी बहन का नाम युंगजुंग और छोटे भाई का नाम युनजे था। उस समय उन दोनों भाई बहन के गले में वैसा ही लॉकेट था। इसके बाद हम देखते हैं कि चीफ सुंगजुन को फॉलो करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सुंगजुन ही युंगजुंग का छोटा भाई था। उसने तुरंत सुंगजुंग की फाइल निकाली लेकिन अनाथालय में उनके गोद लेने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। सब लोग जब खाना खा रहे होते हैं तो एक कुलीग सुंगजुन के लॉकेट को देखते हुए पूछता है कि उसने यह कहाँ से खरीदा है। सुंगजुन कहता है कि ये लॉकेट उसे एक लड़की ने दिया था। यह सुनकर सबको लगा कि शायद सुंगजुन की कोई गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद सुंगजुन बताता है कि लॉकेट देने वाली लड़की की कई साल पहले मौत हो चुकी है। चीफ ये सुनकर शॉक रह जाता है क्योंकि वह समझ गया कि युनजे ही सुंगजुन है। उसने तुरंत ही जियोन के फादर मिस्टर बीक को कॉल लगाया और बताया कि मैंने उस कातिल को पकड़ लिया है, उसका नाम सुंगजुन है और उसी ने तुम्हारी और मेरी बेटी को मारा है। इसके बाद हम मैनचुन और सुंगजुन को हॉस्पिटल के टेरेस पे देखते हैं। मैनचुन घुटनों पर बैठकर सुंगजुन से मदद मांग रहा है क्योंकि उसने किसी और के मर्डर का इल्ज़ाम खुद पर लिया था। उसका बेटा हॉस्पिटल में था और उसे अपने बेटे की सर्जरी के लिए पैसों की ज़रूरत थी और किलर ने फ़ोन करके उसे धमकी दी थी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसके बेटे को मार डालेगा। कई बार झूठ बोलने के कारण सुंगजुन उस पर भरोसा नहीं करता। आगे मैनचुन सुंगजुन से बताता है कि मेरे पास फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी है जो मैंने छुपा कर रखी है। यह सुनते ही सुंगजुन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मैनचुन उससे प्रॉमिस लेता है कि वो उसके बेटे को प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सुंगहुन हॉस्पिटल आता है। वह मैनचुन को समझाना चाहता था। जैसे ही वह अंदर की ओर गया उसने देखा कि मैनचुन को किसी ने छत से नीचे गिरा दिया है। इसके बाद वह छत की ओर भागता है। वहाँ पर उसे ऑफिसर बेहोश दिखाई देता है। होश में आने पर ऑफिसर ने बताया कि उसने छत पर मैनचुन और सुंगजुन को बात करते हुए देखा था, लेकिन जब वह उनके पास गया तो सुंगजुन वहां से चला गया और जैसे ही वह पीछे की ओर मुड़ा किसी ने उसे पीछे से आकर हमला करके बेहोश कर दिया। अब सब लोग सुंगजुन को कांटेक्ट कर रहे हैं पर उसका कोई पता नहीं चल रहा। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया। वो लोग जब सुंगजुन के नंबर को ट्रेस करते हैं तो वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर मैनचुन की फैमिली रहती है। जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सिक्योरिटी डोर खुला हुआ है। ऑफिसर चैंग तुरंत अपनी गन निकालता है और आगे बढ़ता है। अंदर जाकर हम देखते हैं कि एक लेडी खून से लथपथ पड़ी है और सुंगजुन चाकू लेकर उसके पास ही बैठा है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम एक अनाथालय देखते हैं जो किसी जेल से कम नहीं है। यहाँ बच्चों को रोज कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर उनके काम में देरी होती है तो उन्हें मारा भी जाता है।
उन बच्चों ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन भागते हुए उनमें से एक बच्चे की वहीं पर मौत हो गई, क्योंकि उनके लिए वह एक अनजान जगह थी। और कुछ बच्चे कार एक्सीडेंट में मारे गए, और जिन लोगों को भागते हुए पकड़ा गया उन्हें बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है। उन बच्चों में सुंगजुन और उसका भाई भी था। इस अनाथालय के डायरेक्टर मिस्टर बीक हैं, जिन्होंने हाल ही में अपनी बेटी जीउन को खो दिया है। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन देखते हैं, जहां पर सुंगजुन कार में बैठकर भाग रहा था, लेकिन मिस्टर बीक ने उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया। उसने युनजे के लॉकेट को देखा और वह समझ गया कि युनजे ही सुंगजुन है। उसने तुरंत चाकू निकाला और सुंगजुन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। हाथ बंधे होने के बावजूद भी सुंगजुन वहां से भाग निकला। सभी उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। सुंगजुन उन्हें कहता है कि इस बार तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, और देखते ही देखते उसने नीचे छलांग मार दी। मिस्टर बीक ने सुंगजुन को पकड़ने का ऑर्डर दिया। हालांकि सुंगजुन की पूरी बॉडी पर चोट लगी थी, फिर भी वह बच गया। उसने एक पब्लिक बूथ से युनकी को कॉल लगाई, क्योंकि उसका दिया गया कार्ड उसकी पॉकेट में ही था, और वो इस वक्त और किसी को कॉल नहीं कर सकता था, क्योंकि सब लोग उसके पीछे पड़े थे। युनकी के पास जैसे ही सुंगजुन की कॉल आती है वह उठ जाती है, क्योंकि उसने सुंगजुन की लापता होने की खबर देखी थी। युनकी फ़ोन बूथ के पास पहुंच गई, लेकिन कार से उतरने के बाद उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। तभी उसके पैर के नीचे कुछ आता है। उसने गौर से देखा, सुंगजुन घायल होकर गिरा था। वह सुंगजुन को गाड़ी में बिठाती है। तभी सुंगजुन ने कार को अपनी तरफ आते देखा। उसे पता चल गया कि मिस्टर बीक उसे ढूंढते हुए वहां आ गया है। बूथ पर लगे खून के निशान देखकर मिस्टर बीक को यकीन हो गया कि सुंगजुन यहीं कहीं पास में है। वह वहीं थोड़ी दूर खड़ी कार के पास गया। उसने देखा कार में कोई इंसान अपना चेहरा ढककर बैठा हुआ है। उसने तुरंत चाकू निकाला और जैसे ही शर्ट को खींचा, उसे पता चला कि एक लड़की गहरी नींद में सो रही है। युनकी ने ड्राइवर के आने का इंतजार करने का नाटक करते हुए गाड़ी की चाबी मिस्टर बीक को दी, और इस तरह मिस्टर बीक को बेवकूफ़ बनाते हुए उसने सुंगजुन को बचा लिया। युनकी उसे वहां ले आई जहां पर वो काम करती है, और वहां कोई आता जाता नहीं है। सुंगजुन ने युनकी को बताया कि उस पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और उसे अब थोड़े दिन यहीं रहना पड़ेगा। इसके बाद सुंगजुन ने युनकी को अपने भाई को खबर देने में मदद करने के लिए कहा, क्योंकि उसे अब सुंगहुन ही बचा सकता है। अगले दिन युनकी सुंगहुन से मिलने कोर्ट गई और जानबूझकर वो सुंगहुन से टकराती है और उसे एक रुमाल देती है। सुंगहुन जब वो खोलता है तो उसमें एक लेटर होता है, और वो तुरंत उसे पुलिस ऑफिसर को दे देता है जो सुंगजुन को ढूंढ रहा है। पुलिस ने तुरंत एक जाल बिछाया और इसमें सुंगजुन के साथियों को भी शामिल किया। आगे जैसे ही सुंगजुन अपने भाई को मिलने आया, उन्होंने फ़ोन नीचे गिराते हुए इशारा कर दिया। सुंगजुन को पता चलते ही वो वहाँ से भागने लगा और भागकर युनकी के पास पहुँच गया। तभी उसने सुंगहुन को वहां आते देखा। उसे देखकर वह तुरंत खड़ा हो गया। सीन शिफ्ट होता है, जहां पर हम एक लड़की को पब से बाहर आते हुए देखते हैं। लड़की शायद ड्राइवर की ओर बिना ध्यान दिए टैक्सी में आकर बैठ गई। ड्राइवर ने देखा कि लड़की नशे की हालत में है। उसने इसका फ़ायदा उठाते हुए गाड़ी सुनसान जगह लाकर रोक दी। लड़की ने जैसे आंखें खोली तो उसे पता चला कि वह किसी अनजान जगह पर आ गई है। तभी एक काले कपड़े पहने आदमी ने उसे कार से निकाला और एक छोटे से रूम में ले गया। इसके बाद इस लड़की की कॉल युनकी के पास आती है। युनकी तुरंत वहां पर पहुंचती है। उसने उस लड़की को पत्तों के ढेर में पाया। उसके पूरी बॉडी पर चोट के निशान थे, पर वो जिंदा थी। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लड़की ने बताया कि ड्राइवर ने अपने हाथ पर एक टैटू निकाला हुआ था। युनकी ने मकड़ी वाले टैटू की फ़ोटो सुंगजुन को दिखाई। वह टैटू देख के कहता है कि उसने ऐसा टैटू ड्राइवर चॉय के हाथ में देखा था। लड़की के घाव को देखकर पता चला कि यह हमला भी पिछले हमले की तरह था। सुंगजुन को चॉय पर शक हुआ, पर उसे पता करने के लिए और सबूत की जरूरत थी। उसने टूटा हुआ नाखून लिया और फोरेंसिक लैब में जांच के लिए दे दिया। इस पर सुंगजुन को वहां से जवाब मिलता है कि नकली नाखून से पहचान पाना मुश्किल है। इसके बाद ड्राइवर चॉय रात को घर जा रहा था, तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। उसे पता नहीं चला था कि काले रंग के कपड़े पहने हुआ शख्स वहां पर खड़ा है। आगे ड्राइवर चॉय अपने घर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। तभी वहां पर सुंगजुन भी पहुंच जाता है, लेकिन सुंगजुन के पहुंचने से पहले ही ड्राइवर चॉय मर चुका था। तभी ड्राइवर के फ़ोन पर सियोंग मो, जो कि ज्यूरी का मेंबर है, उसका फ़ोन आता है और वहां पर पुलिस ऑफिसर पहुंचता है। उसे देखते ही सुंगजुन खिड़की से कूदकर भाग गया। युनकी के घर पहुंचकर उसने वह फ़ोन अपने भाई को दिया। उन्हें उसमें एक मिस्टीरियस रिकॉर्डिंग मिली जिस पे ड्राइवर के मर्डर से ठीक पहले का टाइम था।
रिकॉर्डिंग में उन्होंने यह सुना कि मर्डर करने वाला इंसान ज्यूरी के मेंबर में से ही कोई एक है। आखिर मर्डर किसने किया यह अभी तक राज ही है। तभी सुंगजुन ने एक आदमी को देखा जिसने चश्मा पहना हुआ है और वह लड़खड़ाते हुए चलता है। सुंगजुन को उस पर शक हुआ। तभी उन्हें याद आया कि ट्रायल के बाद पार्टी में मैनेजर एन अजीब बर्ताव कर रहा था। उसके एक हाथ पर जलने के निशान थे, उसकी बाह पर भी घाव हो गया था। आगे सुंगजुन को उसका भाई रोकते हुए कहता है कि सिर्फ रिकॉर्डिंग के आधार पर किसी को नहीं पकड़ा जा सकता, और वह मैनेजर के बारे में पता करने के लिए निकल गया। अगले दिन मैनेजर पुलिस स्टेशन जाकर बयान देता है कि उसके हाथों ड्राइवर चोई मारा गया है, लेकिन पुलिस उसे बताती है कि ड्राइवर चोई अभी भी जिंदा है। उस पर वह भड़क कर कहता है कि वो पागल आदमी अभी तक जिंदा क्यों है। इसके बाद पुलिस ने मैनेजर को जाने दिया। वो जब वहाँ से बाहर आया तो 2 शख्स वहाँ पर आए और वे मैनेजर को एक फैक्ट्री में ले गए। मिस्टर बीक ये जान चुका था कि मैनेजर ही वह 7वां बच्चा है जो कि वेलफेयर सेंटर में था। आगे उसने उसे धमका कर सुंगजुन के बारे में पूछा। इस पर मैनेजर को 20 साल पुरानी वो बात याद आ गई कि कैसे उसे डराया गया था और जिसकी वजह से उसने अपने दोस्तों को ही धोखा दे दिया था। मिस्टर बीक ने अपने आदमियों को मैनेजर को जिंदा दफनाने के लिए कहा। अगले दिन वो लोग देखते हैं कि मैनेजर वहां से भाग चुका था। मिस्टर बीक को पता चला कि किसी ने उसे वहां से भागने में मदद की है। सुंगजुन ड्राइवर चोई के पास हॉस्पिटल जाता है और उसे रिकॉर्डिंग में मिले दूसरे शख्स के बारे में सवाल करता है। चोई ने उसे बताया कि मैनेजर एन के चले जाने के बाद वहां पर जो इंसान आया था वो नंबर 13 था। रात को हम देखते हैं कि जंगल में एक औरत लगातार मंत्र का जाप कर रही थी, लेकिन एक हवा का झोंका आता है, उससे उसकी सारी मोमबत्ती बुझ जाती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिनके साथ युंजे भी है। वह औरत चिल्लाते हुए युंजे को देखते हुए कहती है कि तुम्हें इस बच्चे को मारना होगा वरना तुम सब मारे जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वही औरत नींद से जागती है जो कि अपने पास्ट की मेमोरीज को सपने में देख रही थी। आगे सुंगजुन मैनेजर एन के घर जाता है ताकि उसे कोई क्लू मिल सके। वह अंदर जाता है, उसे एक खून लगा हुआ इनविटेशन कार्ड मिला जो ज्यूरी की बेटी की शादी का था। जून को महसूस होता है कि आज कुछ तो होने वाला है। सारे लोग शादी अटेंड कर रहे थे। तभी युनकी ने मैनेजर एन को देखा और उसका पीछा किया, लेकिन वह वहां से गायब हो गया। ये बात युनकी सुंगजुन को कॉल करके बताती है। अब हम देखते हैं कि किसी ने वाइन गिलास में कुछ मिला दिया है जो कि मिस्टर कैंग के लिए था। जैसे ही उसने वाइन पी तुरंत वह नीचे गिर गया। सुंगजुन ने देखा कि मिस्टर कैंग की बेटी ब्राइडल रूम में खून से लथपथ होकर गिरी हुई है। उसके चेहरे पर भी चाकू के 2 घाव थे। इसी बीच हम देखते हैं कि सुंगहुन अपने हाथों से खून के धब्बे साफ कर रहा था। क्या सुंगहुन ही वह कातिल है? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुंगहुन यहाँ पर एक लेडी से बात कर रहा है और मैनेजर एन के बारे में पूछ रहा है। वो लेडी कहती है कि मैनेजर एन की वजह से ही आज वो और उसका बेटा जिंदा है। फिर वो लेडी बताती है कि जब वो प्रेग्नेंट थी और अपने घर जा रही थी तभी उसे कुछ असहज महसूस हुआ और वो पब्लिक रेस्टरूम की तरफ जाने के लिए रोड क्रॉस कर रही थी। तब एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होने वाला था, पर मैनेजर एन ने उसे बचा लिया था और इसी एक्सीडेंट की वजह से मैनेजर एन डिसेबल हो गया था। उस लेडी से बात करके सुंगहुन को लगा कि मैनेजर एन बुरा इंसान नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर चैंग को पता चल गया है कि सुंगजुन युनकी के घर पे है, क्योंकि सुंगजुन का इकलौता दोस्त ऑफिसर किम है जिसे वह कांटेक्ट किया करता है और किम के फोन से ही ऑफिसर चैंग को सुंगजुन के ठिकाने का पता चल गया था और वो वहां पहुंच गया, पर उसके आने से पहले ही सुंगजुन वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनेजर एन एक काले कपड़े पहने आदमी को अपनी तरफ आते देखता है। तभी सुंगजुन को एक मैसेज रिसीव होता है। पुलिस ने आईपी एड्रेस द्वारा मैसेज भेजने वाले शख्स को ढूंढने की कोशिश की। इसके बाद वह एक बार में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ मैनेजर एन को टॉर्चर किया जा रहा था। जूरी के मेंबर भी ये वीडियो देख रहे थे। तभी चश्मा पहने हुए उस आदमी का फ़ोन बजता है, पर डर के मारे वह फ़ोन नहीं उठा पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुंगजुन वेलफेयर सेंटर पहुंचता है और वहां पर जाते ही उसे अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां से उसकी दर्दनाक मेमोरीज जुड़ी हैं। जैसे ही वो अंदर गया तभी किसी ने उस पर पीछे से वार किया। वह उस इंसान का चेहरा देखने की कोशिश करता है, पर वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन उसने उस शख्स के जूते देख लिए जो कि मर्डर का सबसे बड़ा क्लू था। आगे उसे चिल्लाने की आवाज़ आते ही वह होश में आ गया, जहाँ पर उसका भाई मैनेजर एन को रेस्क्यू कर
कर रहा था, लेकिन मैनेजर ने पहले ही दम तोड़ दिया। तभी वहाँ पर मिस्टर बीक आता है और उनमें लड़ाई शुरू होती है। देखते देखते वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। आगे पुलिस स्टेशन के चीफ ने धमकी की वजह से कैप्टन चैंग को मिस्टर बीक को रिहा करने का ऑर्डर दिया और उसके भागने की कोशिश करने पर जान से मारने को कहा। वह उसे रेस्ट रूम ले गया। जैसे ही मिस्टर बीक की हथकड़ी खोली, बीक ने उसे बेरहमी से घायल करके मार डाला। आगे वह सुंगजून पर हमला करता है और उसका गला दबा के मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर उसका भाई आता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि सुंगजून पर लगाया हुआ इल्ज़ाम गलत है। नेक्स्ट सीन में उन्होंने मिस्टर बीक के घर पर उसकी वाइफ की डेड बॉडी देखी जो एक फ्रिज में बंद थी। अब सुंगजून एक चाल चलता है और चीफ का फ़ोन अपने पॉकेट में डाल लेता है। फ़ोन चेक करके उन्हें पता चलता है कि चीफ ने मिस्टर बीक को कई बार कांटेक्ट किया, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। फिर उन्हें चीफ की बेटी का वीडियो मिला जिसमें उसे बुरी तरीके से मारा गया था। अगले दिन सुंगहून जॉगिंग कर रहा था, तभी उसके जूते के लेस खुल जाते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने सेम वैसे ही जूते पहने हैं जैसे सुंगजून ने वेलफेयर सेंटर में उस शख्स के देखे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि युनकी को किसी की आवाज़ आती है। वह देखने जब बाहर गई तो किसी शख्स ने पीछे से आकर उसका मुंह बंद कर दिया। उसका फेस ढका हुआ था, इसलिए वह उसे देख नहीं पाई। सुंगजून ने जब कैमरा फुटेज चेक की तो उसने एक ब्लैक कपड़े पहने इंसान को देखा। ठीक बिल्कुल वैसे ही कपड़े सुंगहून ने पहने हुए थे और लगातार युनकी का पीछा कर रहा था, पर उसी समय यूना ने उसे देख लिया। रात के समय सुंगजून मिस्टर बीक को जाकर कहता है कि 20 साल पहले युनजे की मौत हो चुकी है और वो उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। अब सवाल ये है कि अगर इसके पीछे युनजे नहीं है तो फिर मिस्टर बीक की बेटी को किसने मारा? रात में युनकी वेलफेयर सेंटर की जानकारी ढूंढ रही थी। तभी वहाँ काले रंग के कपड़े पहना शख्स उसके घर के पास आता है। सुंगजून युनकी को देखने घर आता है, तभी उसकी नज़र कंप्यूटर पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि उसका भाई ही सबको मार रहा है। उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। आगे उन्हें यूना की डेड बॉडी मिलती है। यह देखकर युनकी बहुत दुखी होती है। सुंगजून अपने भाई को फ़ोन करने की कोशिश करता है, पर वह कॉल नहीं उठाता। फिर वह कैमरा फुटेज चेक करता है, तब उसे अपने भाई की कार दिखती है। वह तुरंत अपने भाई का पीछा करते हुए एक विला की ओर पहुंचता है, जहां पर सुंगहून मिट्टी में कुछ दफन कर रहा था। सुंगजून उससे युनकी के बारे में पूछता है, क्योंकि वो उसके लिए परेशान है। तभी युनकी उसके सामने खड़ी दिखाई देती है। दरअसल उस रात सुंगहून युनकी को आगाह करने आया था, क्योंकि उसने किसी शख्स को उसके घर के पास देखा था। सुंगहून के फ़ोन पर कोई यूना की फ़ोटो भेजता है। इससे उन्हें पता चलता है कि किलर का नेक्स्ट टारगेट यूना थी, ना कि युनकी। वे जल्द ही यूना को देखने जाते हैं, पर यूना तब तक मर चुकी थी। आगे सुंगजून को अपने भाई की कार से वही ब्लैक जैकेट और जूते मिलते हैं जो किलर ने पहने हुए थे। वह अपने भाई का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर एक शख्स ने सुंगहून को चाकू मारकर घायल कर दिया। सुंगजून तुरंत सुंगहून को हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन वो अभी सोच रहा है कि सुंगहून उस शख्स से मिलने क्यों गया था। अगले दिन सुंगजून इन्वेस्टिगेशन करने जंगल जाता है। उन्हें वहाँ पे एक कैमरा मिलता है। सुंगजून अपने भाई को लगे चाकू के जरिए मर्डरर को ढूंढने के लिए पूछताछ करता है। तब उसे पता चलता है कि युनजे वहाँ पे चाकू खरीदने आया था। आगे पुलिस को एक जगह पर कुछ बच्चों की हड्डियाँ मिलती हैं। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी अपने बच्चे को एक बेंच पर बिठाकर रेस्टरूम जाने के बहाने से बस में बैठकर वहाँ से चली जाती है, पर उसे बाद में अपने डिसीज़न पर रिग्रेट होता है, तो वो वापस वहीं आती है, पर वहाँ उसका बच्चा नहीं होता। उसे वेलफेयर सेंटर ले जाया गया होता है, जहाँ पर अब उसे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। युनजे को इस बच्चे को देखकर तरस आता है। वो बच्चा बताता है कि उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। युनजे उस बच्चे से कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें अकेला छोड़कर गई, इसी वजह से आज तुम यहाँ फंस गए हो, तो क्या मैं तुम्हारी माँ को इसके लिए सबक सिखाऊं? ये सुनकर वो बच्चा शॉक्ड रह जाता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से जब भागने की कोशिश करते हैं तो बच्चे का पैर जाल में फंस जाता है और उसे गहरी चोट आती है और आगे वो बच्चा इलाज न मिलने पर मर जाता है। प्रेजेंट में उसी बच्चे की माँ एक रेस्टोरेंट चलाती हैं और युनजे की बातें सुनकर वो लेडी उसे ही अपना बेटा मान बैठी है, पर बाद में उसके अजीब बर्ताव से उसे पता चल जाता है कि वो उनका बेटा नहीं है। अगले दिन सुंगजून को एक बैरल में डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद युनकी को एक मैसेज आता है कि उसकी माँ को किसी ने किडनैप किया है। वह उस नंबर पर कॉल लगाती है। उसे पता चलता है कि यह काम युनजे का है। वह उसे कहती है कि वो उसकी माँ को कोई नुकसान ना पहुँचाए। वह अपनी माँ को बचाने जाती है।
तभी उसने टैक्सी में जुंगसू को देखा। सुंगजुन को जैसे ही यह बात पता चली वह उस विला में पहुंच जाता है। उसने नोटिस किया कि विला में हर जगह बम फिट किए हैं और भी बहुत सारे लोगों को वहां बंदी बनाया गया है। जैसे ही वह मेंशन का गेट खोलेगा सारे ही बम फट जाएंगे। सुंगजुन युंजे को फ़ोन करता है। युंजे उसे एक बैरल खोलने को कहता है। युंजे उन्हें कैमरा में से देख रहा था। बम फटने के ठीक 43 सेकंड पहले सुंगजुन वहां पर पहुंच गया। बम का रिमोट कंट्रोल युंजे के हाथ में होता है। वो बटन दबा देता है पर बम नहीं फटता। यह देखकर वह चौंक जाता है। जैसे ही वो देखने बेसमेंट में आया उसने एक ब्लैक शेडो को पास आते देखा जो कि सुंगहुन था, जिसे वह बहुत प्यार करता था और सुंगजुन बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। सुंगजुन ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सुंगजुन को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ सामान मिलता है जिसमें एक लैपटॉप था पर उसमें से हार्ड ड्राइव मिसिंग थी। आगे हम चीफ को देखते हैं जो एक झील की तरफ आता है और उस पर वह हार्ड ड्राइव फेंक देता है। युंजे को सजा मिलती है। सुंगहुन को भी याद आया जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब सुंगहुन उसे रोक रहा था। ये सब जानकर सुंगजुन को सुंगहुन पर शक होता है। यहाँ पर सुंगजुन को पता चलता है कि इन सब मर्डर्स के पीछे का मास्टरमाइंड उसका भाई सुंगहुन ही है। अगले दिन सुंगजुन सुंगहुन का पीछा करता है। तभी उसे खबर मिलती है कि बेई का मर्डर हुआ है। वह अपने भाई को मिलने बुलाता है पर वो उसे मिलने से इनकार करता है। इसके बाद हमें वो वाला सीन दिखाते हैं जहाँ पर सुंगहुन और युंजे दोनों मिलकर युनजुंग की बॉडी को दफना रहे थे। तभी उन दोनों ने हर एक का बदला लेने का सोचा था। आगे के सीन में सुंगहुन और उसके फादर बात कर रहे थे। तभी उसके फादर ने सुंगहुन पर गोली चलाई। उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं था कि 20 साल उन्होंने उसको संभाला था। सुंगजुन यह सब देख लेता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। सुंगजुन तुरंत उसके फादर को गिरफ्तार कर लेता है। सुंगजुन सुंगहुन को उठाते हुए पूछता है कि क्या उसने कभी भी उसे अपना भाई माना था। इस पर सुंगहुन ने उसे ना में जवाब दिया। ये सुनकर सुंगजुन को गुस्सा आता है और वो उसे मारकर नीचे गिराता है। आगे युनकी सुंगजुन को एक वीडियो दिखाती है जिससे पता चलता है कि डिपार्टमेंट के हेड ने बेई को मारने के लिए किसी को हायर किया था। अगले दिन डिपार्टमेंट के हेड को अरेस्ट किया जाता है। जेल में हमने देखा कि मिस्टर बीक ने अपनी मरी हुई बेटी का बदला लेने के लिए युंजे को मार डाला। इस बीच उन दोनों की मौत हो गई। जब उसके मरने की खबर जुंगसू ने सुनी तो उसने ये सारा खेल खत्म करने के लिए सुसाइड कर लिया। अब हम युनकी को देखते हैं जो अनाथालय के बच्चों के द्वारा बनाई गई ड्राइंग्स को प्रमोट कर रही है ताकि उन्हें लोगों का सपोर्ट मिले। कोर्ट ने सुंगहुन को लाइफ टाइम जेल की सजा सुनाई और इस तरह मर्डर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म हुआ। सुंगजुन आखिरी बार अपने भाई से मिलने गया। अपने भाई को वहां देखकर वह इमोशनल हो जाता है। सुंगजुन का कहना है कि अब सुंगहुन अपने पास्ट में मिले दर्द से बच सकता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।